गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ेंगे हम जो वो है अंड जनन या oogenesis। कल हम लोगों ने शुक्र जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी जो कि नर मानव में पाई जाती है। अब ये कौन सी क्या प्रक्रिया है इसको देख लेते हैं हम। ये एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है और ये शुक्र जनन से पूर्णतया अलग होती है। जैसे कल हम लोगों ने जब शुक्र जनन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था किस प्रकार से 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप अंत में हमको 4 शुक्राणु प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है ये प्रक्रिया पूरी तरह से उससे भिन्न है, अलग है। अब हमने ये भी देखा था कि शुक्र जनन की प्रक्रिया कब आरंभ होती है। अगर आप अपने चित्रों में कल के उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर शुरुआत में मैंने लिखा था यौवन आरंभ से, मतलब जब युवावस्था या यौवन का प्रारंभ होता है 10 से 13 वर्ष की आयु में, तब से शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया बहुत ही पहले से, यानी कि जब वो गर्भस्थ शिशु होता है, अगर वो मादा है तो उसमें तभी से ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अंड जनन होना और अंत में उसका अंडाणु बाहर मोचित होना यानी मुक्त होने की प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय होता है बीच में। तो अब हम उसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। अंड जनन का प्रारंभ भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होता है, मतलब जब गर्भस्थ शिशु होता है, भ्रूणावस्था में होता है और उसमें परिवर्धन होता रहता है, विकास होता रहता है, उस दौरान ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब इस दौरान क्या होता है कि असंख्य मात्र युग्मक कोशिकाएं, जिनको हम अंड जननी भी कहते हैं, ओगोनिया, उनका निर्माण भ्रूणीय अंडाशय के अंदर होता रहता है। मतलब जब वो गर्भस्थ शिशु होगा और उसके अंगों का विकास हो चुका होगा और वो मादा है, उसमें अंडाशय का भी निर्माण हुआ होगा, तो उस अंडाशय के अंदर ही असंख्य, मतलब बहुत ही करोड़ों की संख्या में मात्र युग्मक कोशिकाएं बनने लगती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जन्म हो जाने के बाद, अब जब उस शिशु का, मादा शिशु का जन्म हो जाता है, उसके बाद अंड जननी का निर्माण और वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो बच्चों यही है डिफरेंस। हमने शुक्र जनन में देखा था, शुक्र जनन में ये प्रक्रिया बहुत बाद में शुरू होती है, यौवन आरंभ में। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में ही। उसके बाद लेकिन बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अंड जननी कोशिकाएं, जो असंख्य अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है भ्रूणावस्था के दौरान, उसकी वृद्धि और निर्माण होना जन्म हो जाने के बाद, उस मादा शिशु का जन्म हो जाने के बाद रुक जाता है या उसके बाद नहीं होता। फिर आगे क्या होता है, इन कोशिकाओं में अब विभाजन शुरू होता है। मतलब क्या हुआ कि अब ये कोशिकाएं जो हैं वो हर एक कोशिका में अपना एक विशिष्ट विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप वो एक नई कोशिका में, और उस नई कोशिका का हम अलग नाम भी देंगे। तो उस तरह से उसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और ये विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री। ठीक है, युग्मक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन ही मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन, अब जब इन कोशिकाओं में, यानी किन कोशिकाओं में, अंड जननी कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है, तो जो विभाजन है वो कैसा है, अर्धसूत्री। तो उस अर्धसूत्री विभाजन में हमें पता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो इन सब का, ये चीज़ें जो हैं, ये सभी प्रावस्थाएं 2 चरणों में होती हैं, जिसमें हम प्रथम और द्वितीय चरण के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसकी पूर्वावस्था फर्स्ट, यानी प्रथम पूर्वावस्था जब शुरू होती है, तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद वहीं पर वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है।
मतलब कि अब अंडजननी कोशिका में विभाजन शुरू हुआ, परंतु वो अपनी पूर्वावस्था 1 में ही रुक जाती है। अब इसी प्रावस्था में ये स्थायी रूप से, मतलब अब स्थायी रूप से ये यहीं पर रुकी रहेगी। इसके बाद क्या होता है कि अब इन्हीं कोशिकाओं में प्राथमिक अंडक, इन जो हमारी कोशिकाएं इस रूप में प्रोफेज में यानी पूर्वावस्था 1 में रुकी हुई हैं, अब इन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानेंगे? प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। ठीक है, मतलब समझ में आया कि इसमें हम पहले हमारे पास क्या थी? अंडजननी कोशिका। ठीक, अब जब उस अंडजननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ, और भी शुरू ही हुआ है यानी कि वो प्रथम पूर्वावस्था में ही है, तभी जो है वो वहाँ पर जाकर रुक जाती है। तो उस अवस्था में हम उस कोशिका का क्या नाम देंगे? प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि इस कोशिका के चारों ओर एक परत चढ़ने लगती है जो कि कणिकामय होती है, और इसको अब हम क्या कहेंगे? इस प्राथमिक अंडक के चारों ओर जो परत या जो आवरण आ जाता है उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक पुटक, या इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राथमिक अंडक के चारों ओर जो परत है उसको हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। फिर क्या होता है कि अब ये सारी प्रक्रियाएं कब हुई हैं? जब वो शिशु का जन्म हो चुका है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल रही है। मीन्स कि ये जो प्राथमिक पुटक का निर्माण हो रहा है, ये जन्म से लेकर अभी युवावस्था प्रारंभ होने के पूर्व तक की प्रक्रिया है। अब क्या होता है कि इन सभी पुटकों में से बहुत अधिक पुटकों का, यानी कि भारी मात्रा में पुटक जो हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, ये कब से होती है? जन्म से लेकर युवावस्था या यौवन का आरंभ होने के पूर्व, यानी इनके बीच की जो ये टाइम पीरियड होता है, जन्म से यौवन आरंभ के बीच में, इसमें बहुत सी कोशिकाएं जो हैं वो, ये पुटक जो होते हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं। पुटक के अंदर क्या चीज़ है? प्राथमिक अंडक। और ये प्राथमिक अंडक हमें कैसे प्राप्त हुआ? अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम पूर्वावस्था से। उसके बाद क्या होता है, यानी कि अब जब यौवन आरंभ होता है, जब शुरुआत होती है, यानी कि 9 से या 10 से 13 वर्ष के बीच में, तो उस समय तक अंडाशय में हर एक, यानी प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 तक प्राथमिक पुटक ही बचते हैं। अभी भी अधिक ही हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब ये बनते होंगे तो कितनी करोड़ों की संख्या में बनते होंगे, और जन्म से लेकर यौवन आरंभ होते होते बीच में कितने ही पुटक नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने के बाद जो बचते हैं, ये वो संख्या है, यानी 60,000 से 80,000 की जो संख्या है प्राथमिक पुटक की, वो नष्ट हो जाने के बाद शेष संख्या है। अब क्या होता है, यही पुटक जब और अधिक परतों से घिरने लगते हैं, यानी कि अब ये धीरे धीरे ये पुटिका जो है वो और मोटी होती जाती है, इसके ऊपर और भी परतें आने लगती हैं, तब हम उस परत को क्या कहेंगे? द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल।